हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसिस्टिक्स फॉर 20। देखिए, इस वीडियो में हम कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आरआरबी जेई हो, एसएससी, एफसीआई, एनटीपीसी, किसी भी एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम में आपकी जो टीसीएस पेपर करा रही है, सभी में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो साइंस के कुछ क्वेश्चंस जरूर आते हैं आपके हर एग्जाम में। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। जल्द ही मैं आप लोगों के लिए एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, साइंस के जितने भी टॉपिक हैं सब पे जो है टॉपिक वाइज वीडियो बनाने वाला हूँ। और उस टॉपिक में जितने भी प्रीवियस में आपके जो कि लोको पायलट हो या एसएससी हो या एनटीपीसी, किसी में जितने भी क्वेश्चन साइंस के पूछे गए हैं, तो टॉपिक बाय टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर रहेगा। क्योंकि अब जो टीसीएस पेपर कराती है उसका पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है, कंसेप्चुअल होता है, आपको समझना होता है। आप स्पीडी पढ़ के रट के जो है उन चीज़ों को नहीं सॉल्व कर सकते। अभी आपने देखा होगा ग्रुप डी या एएलपी में भी जितने लोगों ने स्पीडी पढ़ के पेपर दिया है, उनकी हालत ख़राब है, वो कट ऑफ भी नहीं पार कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि अच्छे से पढ़ना है साइंस को। ऐसे स्पीडी से या किसी लोकल बुक से पढ़ के रट के आपको नहीं जाना है, चैप्टर बाई चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। तो उसके लिए मैं आपको चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो लेके आऊँगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आपका दिया, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन्स, निम्नलिखित में से प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो किसी भी पदार्थ के जो मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज आपको पता है जे थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। और प्रोटॉन की खोज में कई लोगों का योगदान था, जिनमें से आपका मुख्य थे गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। तो जो आपका आंसर की माना जाता है आयोग की तरफ से, या फिर जो एग्ज़ाम करवाते हैं उनकी तरफ से आंसर जो होता है वो गोल्डस्टीन माना जाता है। ठीक है, तो गोल्डस्टीन इसका सही आंसर है। लेकिन अगर आपके चारों ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं दिया हुआ है तो आप रदरफोर्ड टिक करेंगे। लेकिन अगर इसमें रदरफोर्ड गोल्डस्टीन दोनों दिया है तो वहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, गोल्डस्टीन। ठीक है, क्योंकि जो आयोग आंसर मानता है वो गोल्डस्टीन ही मानता है। तो इसका सही आंसर जो होगा गोल्डस्टीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एमंग द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें एक नया पदार्थ बन के आता है, जो मूल पदार्थ से रासायनिक और भौतिक गुणों से भिन्न होते हैं। मतलब जो आपका पहले जो मटेरियल था उससे अलग होता है। जैसे मान लीजिए लोहे पर जंग लगना, या आप किसी चीज़ को जला रहे हो, पेपर को आपने जला दिया, तो पेपर को जलाने के बाद आप दोबारा उसको पेपर नहीं बना सकते। तो ये होता है रासायनिक प्रक्रिया। भौतिक प्रक्रिया में क्या होता है कि जिसमें आपकी भौतिक अवस्था केवल परिवर्तन होती है तथा उसके रासायनिक गुण और अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप दोबारा उसको उसी स्टेज में ले जाके वापस ले जा सकते हैं। जैसे पानी में अगर आप चीनी घोलते हैं तो ये एक भौतिक प्रतिक्रिया है। ठीक है, एक फिजिकल चेंज है। कपड़े सुखाते हैं, फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम तार का गर्म होना, ये भी फिजिकल चेंज है। और पटाखों का जलना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। ये फिजिकल है, ये फिजिकल, कपड़े सुखाना, पानी में चीनी घुलना, ये सब आपका क्या है, फिजिकल है, भौतिक परिवर्तन है। और बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, किसी चीज़ को जलाना, क्योंकि आप जलाने के बाद उसको पुनः वापस उसी अवस्था में नहीं ले जा सकते। तो ये होता है आपका केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन, जिसमें आप दोबारा उसी स्टेट में नहीं ले जाके जा सकते। बर्फ़ का पिघलना क्या होगा, बर्फ़ का पिघलना आपका फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिलिकॉन इज अ, सिलिकॉन क्या है, धातु है, उपधातु, अधातु, नोबल गैस। तो सिलिकॉन आपका जो है वो उपधातु है। ठीक है, याद रखना, उपधातु जितने भी हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, यहाँ साइड में, राइट साइड में इस तरह से एक बना होता है। तो ये क्या होते हैं, उपधातु, मेटोलॉइड, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं उपधातु। अगला क्वेश्चन है, इन कंपेरिजन टू लिक्विड्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन सॉलिड आर, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है। तो आपके ठोस में जो होते हैं वो कण काफ़ी पास पास होते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। और लिक्विड में दूर दूर होते हैं, इसलिए वो लिक्विड होता है। एयर में तो बिल्कुल दूर दूर होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वेरी क्लोजली टाइटली पैक्ड। ठीक है, ठोस पदार्थों में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, एटम्स, तो बहुत बारीकी से बंधे होते हैं, तभी तो वो हार्ड होते हैं। ठीक है, तो यही अंतर होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉलिड में बिल्कुल पास होते हैं, लिक्विड में दूर होते हैं, और गैस में बिल्कुल दूर दूर होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू, रक्त के डैश के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है।
इसका सही आंसर आपका बी, रीनल आर्टरी। रक्त आपका वृक्क धमनी से माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है, किडनी में। किडनी का काम क्या है? किडनी आपके रक्त को जो है डायलिसिस करता है, प्यूरिफाई करता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बॉडीज लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गेन? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? इसका सही आंसर आपका लीवर। लीवर जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। यह आपके शरीर के दाईं ओर पसलियों के नीचे होता है, ठीक है। शरीर में प्रवेश होने वाले रसायन और अन्य पदार्थों को ये छान कर साफ करता है, और पाचन में भी ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करके मदद करता है आपकी। तो लीवर जो है आपका क्या है? शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, इंटरनल ऑर्गेन। अगला क्वेश्चन है कि ये क्वाशियोरकर नामक विकार जो बीमारी होती है वो किसकी कमी से उत्पन्न होता है? तो मेरेस्मस और क्वाशियोरकर, दो बीमारियां आप याद रखना, मेरेस्मस और क्वाशियोरकर। ये होता है आपका प्रोटीन की कमी से। तो प्रोटीन की कमी से आपका क्वाशियोरकर नामक बीमारी होती है। ये प्रोटीन की कमी से शिशुओं में होती है। शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाती है तथा शिशुओं में एक मेरेस्मस या क्वाशियोरकर रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम मैन्यूट पोर्स और स्टोमेटा फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। पौधों में पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों तथा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? पौधों की पत्तियों से जो है सूख जाना, जैसे इनके वाटर जो है वो सूर्य की प्रेजेंस में मतलब जो सूख जाते हैं, वाटर वेपोराइज हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को जो बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन बोला जाता है, ठीक है। याद रखना कि जो स्टोमेटा के थ्रे इनके क्षेत्र में जो पानी के वाष्पीकरण हो जाता है उसको हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है? प्रकाश संश्लेषण में आपका, प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश में रोशनी किस ऊर्जा में? तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसका एक क्वेश्चन होता है, CO2 प्लस H2O कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाती है? C6H12O2, ठीक है। ये आपका बनता है, और प्लस O2 प्लस H2O, तो C6H12O2 बनता है आपका किसकी प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो केमिकल एनर्जी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर दबाव की एसआई यूनिट क्या है? तो दबाव का एसआई यूनिट आपका क्या है? पास्कल, ठीक है। P=F/A होता है, ये फॉर्मूला होता है। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। इसकी यूनिट अगर आप देखेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। फोर्स क्या होता है? न्यूटन, एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होगी? पास्कल। अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर बॉडी बिल्डिंग, रिपेयरिंग एंड ग्रोइंग मसल्स एंड बिल्डिंग एंटीबॉडीज? मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व है? तो बॉडी बिल्डिंग के लिए आप भी जानते हैं प्रोटीन जरूरी है, प्रोटीन एक्स वगैरह खाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इन चिल्ड्रन कॉज रिकेट्स? रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन बी की वजह बेरी बेरी होती है, डी की कमी से क्या होती है? रिकेट्स। ई की कमी से क्या होता है? ई की कमी से होती है वुमेन्स में होता है, ठीक है, वुमेन की बीमारी होती है, फर्टिलाइजेशन वगैरह कम हो जाता है, वो विटामिन ई से होता है। तो इसका सही आंसर जो रिकेट्स होगा आपका विटामिन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिसीज? निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? तो डेंगू आपको पता है कि मच्छर से होता है, जीका भी जो आपका एडीज मच्छर से होता है, ठीक है, और चिकनगुनिया ये भी मच्छर से होता है, रिंग वार्म दांत खाद खुजली ये मच्छर से थोड़ी होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन आपका, आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? चेचक हेतु टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के लिए खोज किया था वो आपका किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, ठीक है।
वेरिसेला जोस्टर नामक के वायरस से होने वाले चेचक को आम भाषा में छोटी माता या चिकन पॉक्स भी कहा जाता है। इस दौरान व्यक्ति के शरीर में काले धब्बे पड़ जाते हैं और इनमें जलन और दर्द भी होता है। चिकन पॉक्स एक फैलने वाली बीमारी है। चेचक के टीके की खोज करने का श्रेय किसको जाता है? एडवर्ड जेनर को। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंपोज्ड ऑफ नर्व फाइबर्स दैट मीडिएट रिफ्लेक्स एक्शन एंड दैट ट्रांसमिट्स इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। तो ब्रेन से जो है, ये ब्रेन आपका यहाँ से एक ऐसी इस तरह से बना होता है। तो जो सिग्नल होता है आपका बॉडी से ब्रेन तक, ब्रेन से बॉडी तक जो लेके जाता है, उसका नाम क्या है? तो वो कार्य आपका करता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन के पीछे यहाँ से एक ऐसे निकला होता है, तो वो काम करता है स्पाइनल कॉर्ड, जो सिग्नल को बॉडी से ब्रेन और ब्रेन से बॉडी तक लेके जाता है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा जिसमें व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? तो अमीबा, हाइड्रा, स्पायरोगैरा, बैक्टीरिया। तो व्यवस्थित न्यूक्लियस आपका ये नहीं पाया जाता, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। जिसमें न्यूक्लियस व्यवस्थित पाया जाता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। तो हाइड्रा वगैरह में व्यवस्थित न्यूक्लियस पाया जाता है। याद रखना, बैक्टीरिया में जो है आपका व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं होता, इसे प्रोकैरियोटिक भी बोलते हैं। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है, इसमें व्यवस्थित न्यूक्लियस केंद्रक नहीं होता। अगला क्वेश्चन आपका, विच वैक्सीन इज यूज्ड फॉर चाइल्ड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। टीबी के रोग से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका दिया जाता है? तो टीबी के लिए आपका जो टीका है वो बीसीजी का टीका दिया जाता है। बैसिलस कॉलमेट ग्योरिन बीसीजी का टीका होता है। टीपीटी का टीका आपका डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटनस रोग के प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। तो टीबी के लिए आपका बीसीजी होता है, और डीपीटी आपका डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, ट्यूबरक्लोसिस, टिटनस, इन तीनों के लिए होता है। तो डीपीटी का टीका। तो टीबी के लिए आप याद रखना बीसीजी होता है। अगला क्वेश्चन आपका, ब्लड कोगुलेशन, जो आपका रक्त का थक्का जमना होता है, ये किसकी कमी के कारण होता है? ये जो विकार होता है, मतलब रक्त का थक्का ना जमना, किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आपको पता होगा, विटामिन के की कमी से आपका रक्त का थक्का नहीं बनता। और एक बीमारी होती है हेमोफीलिया। ये हेमोफीलिया तो आपकी जो है जेनेटिक बीमारी होती है, बट जो विटामिन की कमी से होता है वो आपका विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। तो विटामिन के का रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए। तो विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है वो आपका फाइलोक्विनिन होता है। ये कौन सा है? विटामिन के। इसका ये साइंटिफिक नेम क्या है? फिलोक्विनोन। ठीक है, तो इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। अगला क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ फूड शुड प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी इन अ बैलेंस डाइट। संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो आपको एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद फैट से, उसके बाद प्रोटीन से। और एक चीज़ ध्यान रखना, विटामिन से कभी भी जो है आपको एनर्जी नहीं मिलती। विटामिन से कोई एनर्जी नहीं मिलती। विटामिन किसके लिए होता है? आपकी रोगों से प्रतिरक्षा करने के लिए। जो रोग होते हैं, आपके डिसीज़ होते हैं, बीमारी जो होते हैं, उनसे रक्षा करने के लिए विटामिन होते हैं। प्रोटीन आपका बॉडी बिल्डिंग होता है, बॉडी बनाता है, और एनर्जी की मात्रा इसमें कम होती है। और कार्बोहाइड्रेट जो है आपको ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो मिलती है आपकी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, उसके बाद किससे मिलती है? फैट से, उसके बाद प्रोटीन से। ठीक है, फिर आपका विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आइडेंटिफाई द हार्मोन फ्रॉम द बिलो ऑप्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन। कौन सा हार्मोन है जिससे जो बच्चों में बढ़ने में सहायक होता है? तो याद रखना, ये डी ऑप्शन सही है इसका, सोमैटोट्रोपिन। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है आपका, ये सेक्स हार्मोन्स होता है। ऑक्सीटोसिन फीमेल्स में हार्मोन पाया जाता है। मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन होता है ये जानवरों में, काऊ बफेलो में भी ये इंजेक्शन लगाया जाता था दुग्ध स्राव के लिए, ऑक्सीटोसिन, जो कि अभी बैन लग गया है। तो ये फीमेल हार्मोन होता है, और प्रोजेस्टेरॉन सेक्स हार्मोन्स होता है। सोमैटोट्रोपिन आपको याद रखना है, ये बच्चों में बढ़ने में सहायक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट किसकी मदद से करते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, मतलब एसी को एक दिष्ट धारा डीसी में किसके जरिए परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए।
इसका सही आंसर आपका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एम्पलीफायर उस चीज़ को एम्पलीफाई बढ़ाता है। स्टेबलाइजर कांस्टेंट रखता है। ट्रांसफार्मर आपको पता है कि ट्रांसफार्मर आपका वोल्टेज रेगुलेशन करता है, हाई वोल्टेज को लो और लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका, एक रियल इमेज जो है ऑब्जेक्ट की कॉन्वेक्स मिरर लेंस पर बनाई जाती है। मतलब इस तरह से आपका कुछ लेंस होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर हमने क्या किया कि अपर हाफ इसको अगर हमने कपड़े से ढक दिया, ठीक है, तो अब जो इमेज बनेगी तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इमेज बनेगी वो कैसा होगा, चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो किस तरह का इमेज बनेगा, चारों में से कौन सा सही है। क्या कोई इमेज नहीं बनेगा, या इमेज बनेगी आधी बनेगी, या थोड़ा हल्का बनेगा, किस तरह का होगा। तो क्वेश्चन में देखिए इसका जो सही आंसर हो आपका वो डी होगा। इमेज तो बनेगी, वस्तु की पूर्ण छवि बनेगी, लेकिन उसकी तीव्रता कम होगी, मतलब थोड़ा हल्का बनेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको देख लीजिएगा कि अगर आपने ऊपर का लेंस ढक दिया कॉन्वेक्स में तो आपकी इमेज बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी, उसकी तीव्रता कम होगी। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है, उसमें एक पैसेंजर बैठा हुआ है। अगर उसने बॉल को ऊपर उछाला है तो बॉल कहाँ पर गिरेगी, वह गेंद कहाँ गिरेगी, उसके हाथ में गिरेगी या उसके आगे या पीछे या रेलगाड़ी की दिशा पर निर्भर करेगी। तो यह आंसर आपको पता होगा कि उसके हाथ में, ट्रेन के पैसेंजर के हाथ में बॉल गिरेगी। इसका आंसर नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एक पर्सन मेजर्स हिज हाइट विद द हेल्प ऑफ ए वेइंग स्केल एज 600 न्यूटन। इफ दिस पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द सेम वेइंग स्केल इन ए लिफ्ट दैट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, द वेट शोन बाय द वेइंग स्केल इज। एक व्यक्ति तुला की मदद से अपना वजन 600 न्यूटन नापता है। यदि वह व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड के ऊपर से लिफ्ट जा रही है, उस पर अपना भार नापता है तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए लिफ्ट क्या है, ऊपर जा रही है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर ऊपर जाती है तो भार क्या होता है, भार में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। अगर नीचे आता है तो भार में क्या होता है, कमी होती है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखना आपको, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िएगा पूरा। क्वेश्चन में कहा गया है कि यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, ये कैसा जा रहा है कि गति से ऊपर जा रहे लेफ्ट की तुलना में क्या होगा। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक समान गति से जा रही है, तो जब एक्सीलरेशन नहीं होगा, कोई त्वरण नहीं होगा, तो इसके भार में कोई कमी नहीं आएगी। तो इसका आंसर जो दिया है वो सी दिया है। क्यों, क्योंकि 600 न्यूटन के समान ही रहेगा। अगर ये किसी एक्सीलरेशन के साथ जाता, एक्सीलरेशन त्वरण के साथ जाता तो इसके भार में बढ़ोतरी होती, नीचे आता तो भार में कमी होती है। लेकिन ये समान भार से, वो समान वेग से जा रहा है, तो एक्सीलरेशन जीरो होगा, तो इसके भार में कोई कमी नहीं आएगी। आप लोग जो नॉर्मली यूज़ करते हो लिफ्ट, इसकी जो होती है एक्सीलरेशन जीरो होती है, तो आपको कुछ ज़्यादा महसूस नहीं होता। अगर यही लिफ्ट आपकी तेज़ी से ऊपर जाए तो आपको भार में कमी आएगी, भार में बढ़ोतरी होगी, और तेज़ी से नीचे आए तो आपका भार कम लगेगा, हल्का लगेगा, ठीक है। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑर्गन इन ह्यूमन दैट इज नॉट रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आपका मनुष्य के उस भाग की पहचान कीजिए जो श्वसन प्रक्रिया में संबंधित नहीं है। तो आपने अगर रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें एल्वोली कुछ इस तरह से कई सारे बने होते हैं। प्लूरा होता है, प्लूरा आपका जो ऊपर की कवरिंग होती है इसको ढकता है, उसको बोलते हैं प्लूरा। और ग्लोमरस जो है ये आपका रेस्पिरेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। ग्लोमरस क्या है, रेस्पिरेशन का पार्ट नहीं है। ये आपका उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम से बिलोंग करता है। तो ये किडनी का भाग है, बाकी सारे क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के भाग हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, सी। ये आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स वगैरह में देखा होगा आपने। और प्लूरा क्या होता है, ऊपर की कवरिंग होती है। रीजन बिहाइंड द कलर ऑफ द सी वाटर बीइंग ब्लू। समुद्र जल के नीला रंग होने का कारण क्या है। तो जो कलर दिखाई देते हैं आपको, समुद्र का नीला, आकाश का सफ़ेद, और अंतरिक्ष में काला दिखाई देना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका आंसर क्या होगा, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। तो कैंसर के लिए आपका
कोबाल्ट 60 यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, कोबाल्ट 60। अगला क्वेश्चन है कि वाटर का पीएच कितना है, जो आपकी वाटर सप्लाई की जाती है उसका पीएच लगभग कितना है? तो आपको सबकी को पता होगा कि एक साफ पानी का पीएच कितना होता है? 7। तो किस रेंज में आएगा? 6.5 टू 8.5। 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है अम्ल, और 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय होता है, बेसिक होते हैं, ठीक है। आपके जो सिरका वगैरह होते हैं इनका पीएच कम होता है, ठीक। और बाकी जो आपका NaOH नमक वगैरह जो आपके क्षारीय होते हैं वो 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, आप कमेंट में बताइए कि ब्लड का पीएच कितना होता है, जो रक्त का पीएच मान कितना होता है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आप बताइए ब्लड का पीएच कितना होता है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ प्लांट इज टर्मरिक, ए कॉमनली यूज्ड कलर्ड एंड एंटीसेप्टिक ऑब्टेन। पौधे किस हिस्से से हल्दी आप पौधे के किस हिस्से से प्राप्त करते हैं? तो हल्दी, अदरक, आलू, प्याज। याद रखना, हल्दी, अदरक, आलू, प्याज। किससे? तना से। ऐसे याद कर लेना, हल्दी, अदरक, आलू, प्याज तने से प्राप्त होती है। गाजर, मूली, चुकंदर ये किससे? जड़ से होता है, ठीक है। हल्दी, अदरक, आलू, प्याज तने से, गाजर, मूली, चुकंदर जड़ से होता है। ये आप याद रखना, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि साउंड कैन नॉट पास थ्रू, ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता? तो ध्वनि आपका एक अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। मतलब लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव एंड साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। ध्वनि आप जो सुन सकते हो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक बीच में होती है। और साउंड को जो है आप एक मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। साउंड क्या होता है? एक डिस्टर्बेंसेस होते हैं और इनको एक माध्यम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। तो जब तब तक माध्यम नहीं होगा तो ये साउंड जो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते। आप स्पेस में जाएंगे तो वहाँ आप एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, लेकिन स्पेस में लाइट ट्रेवल कर सकती है। तो प्रकाश को कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि साउंड को ध्वनि को एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो वैक्यूम में तो कुछ नहीं होता, तो वैक्यूम में आपका साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। जो सबसे ज़्यादा जो होता है सॉलिड में होता है। स्टील में सबसे ज़्यादा तेज़ी से साउंड ट्रेवल करता है, ध्वनि गमन करती है। और उसके बाद फिर वाटर में, फिर एयर में। मतलब जितना घना माध्यम होगा उतनी तेज़ आपका साउंड ट्रेवल करेगा। इसी का उल्टा आपका जितना खाली माध्यम होगा प्रकाश उतनी तेज़ी से माध्यम में गति करेगी। और दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। और ध्वनि आपका अनुदैर्ध्य तरंग होता है, प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो वैक्यूम में ध्वनि की चाल एक बिल्कुल शून्य हो जाती है। जैसे आप स्पेस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। स्पेस में अगर बम भी फूट जाए तो वहाँ पे किसी दूसरे को सुनाई नहीं देगा। अगला क्वेश्चन है कि स्कर्वी जो रोग होता है ये किसकी कमी से, किस विटामिन की कमी से ह्यूमन बॉडी में होता है? तो विटामिन A, B, C, D। तो विटामिन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आप एग्जाम में। तो विटामिन सी ये जान लीजिए कि विटामिन ए का अगर हम रासायनिक नाम पूछें तो रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछें आपसे तो थायमिन होता है। विटामिन बी में कई तरह के होते हैं, B1, B2, B3, B4। विटामिन सी का अगर रासायनिक नाम पूछें तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का अगर रासायनिक नाम मैं पूछूं तो कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का पूछूं तो टैकोफिरॉल होता है। विटामिन के का मैं बताया मैंने, फाइलोक्विनोन होता है। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। आप हरी सब्जियां इन सबको दूर कर सकते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। अंडा वगैरह, मांस वगैरह खाने से जो है विटामिन बी की कमी दूर होती है। विटामिन सी आपके नींबू, संतरा, मौसम्मी, टमाटर इन सब में होता है। स्कर्वी नामक रोग होता है, तो इसका क्या होगा? सी। विटामिन डी आपकी सूर्य की रोशनी से मिलती है और इसकी कमी से रिकेटस रोग होता है। तो ये चीज़ें आपकी विटामिन के बारे में थी। विटामिन की खोज फंक ने किया था, ठीक है। प्रोटीन की कमी से हम बता चुके हैं, मेरिस्मस और क्वार्सिल्कर 2 रोग होते हैं, ठीक है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। अगला क्वेश्चन है एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन द ब्लड। रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? तो रक्त में आपको पता है आयरन पाया जाता है, कॉपर और मैग्नीशियम भी होता है। तो ये जो क्रोमियम है ये रक्त में नहीं पाया जाता, बाकी सारी चीज़ें पाई जाती हैं ब्लड में। ब्लड आपका होता है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी से मिलकर बना होता है, ठीक है। प्लाज्मा आपका 60% तक प्लाज्मा होता है। और ब्लड का पीएच मैंने पूछा था, तो ब्लड आपका क्षारीय होता है और इसका पीएच लगभग 7.4 से 7.9 तक कई किताबों में दिया है, तो 7.5 तक हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी ट्री का जो है उम्र कैसे पता लगाते हैं?
तो पेड़ की उम्र जो हम पता लगाते हैं, इस तरह से आपने देखा होगा लकड़ी अगर कटे रहते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे बीच में छल्ले टाइप के सर्किल बने होते हैं, तो इसी को गिन कर हम पता लगा लेते हैं कि कितने वर्ष पुराना ये पेड़ है। तो ये वर्तमान में वार्षिक छल्ले से, ठीक है, कितने छल्ले बने हैं उससे आप पता लगाएंगे कि पेड़ की उम्र कितनी है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रेडिएशन आपका जो है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं। तो सबसे लंबा जो होता है आपका वो रेडियो वेव होता है, ठीक है। रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। कम की पूछें तो आपका गामा रेज होती है, सबसे कम होता है। गामा होती हैं, एक्सरे होती हैं, फिर पराबैंगनी किरणें होती हैं, इंफ्रारेड वेव होती हैं, ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो कि घरों में यूज़ किया जाता है पानी को सॉफ्ट बनाने के लिए, तो ये क्या होता है। वॉशिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है। तो वॉशिंग सोडा का दूसरा नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह से बेकिंग सोडा होता है तो बेकिंग सोडा का दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और उसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। ये सोडियम कार्बोनेट आपका वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन, कौन सा विटामिन जो साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है, जैसे लेमन, ऑरेंज में। तो मैंने बताया था अभी नींबू, संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो खट्टे चीज़ों में आपका विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। नींबू, संतरा, आंवला साइट्रस फूड होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी में आपका साइट्रस फूड बोले जाते हैं इसको, खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, संतरा, आंवला। B2 का केमिकल नेम क्या है। तो B1 का हमने थायमीन बताया था और B2 का केमिकल नेम जो होता है, देखो ये तो विटामिन ए हो गया, ये आपका B1 हो गया, ये आपका सी हो गया, तो बचा ऑप्शन राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन क्या होता है, विटामिन B2 होता है, ठीक है। विटामिन B2 का दूसरा नाम राइबोफ्लेविन होता है। जब लोहे की कील में जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, समान रहता है। तो जंग लगने के बाद उसमें आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है तो इसका वजन क्या होता है, बढ़ जाता है। याद रखना इसको, इसका वजन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब किसका बना होता है। तो ये आपका टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं, या क्वेश्चन आपका हो चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य की लाइट को अर्थ पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड लगता है। इसका सही आंसर 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। देखिए अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछता है तो आपकी लीवर होती है, यकृत। लेकिन यहाँ पर जो पूछा है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ध्यान रखना सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी थायराइड है। अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछ रहा है तो थायराइड है, और सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछता है तो आपका लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम Ml2T-2 है। Ml2T-2 आपका कार्य या ऊर्जा दोनों का कौन सा होता है, Ml2T-2 होता है। याद रखना Ml2T-2 कार्य की डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। वह वायु में स्रोत और परावर्तक के बीच लगभग न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि को सुना जा सके। इको को सुनने के लिए जो परावर्तक है जहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है और जो आप बोल रहे हो, दोनों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। तो ये दूरी आपका कितना होता है, 17.2 मीटर लगभग, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, डी। तो 17.2 मीटर होनी चाहिए दूरी, तभी आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगी। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य रंग कौन कौन से हैं। तो प्राइमरी कलर्स जो होते हैं आपके RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। इसका सही आंसर क्या होगा, डी। सही आंसर आपका डी, रेड, ग्रीन, ब्लू प्राइमरी कलर्स हैं। रक्त का pH हमने पूछा था, यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आप सभी ने इसका आंसर बता दिया होगा, 7.4, ठीक है, 7.5 के लगभग होता है। अल्जाइमर रोग जो है किससे संबंधित है। अल्जाइमर रोग आपका मस्तिष्क का रोग है, और इस मस्तिष्क का रोग होता है जिसमें याददाश्त कम हो जाती है। ये बीमारी लगभग 50 के ऊपर के लोगों को हो जाती है। डायनामाइट किसने खोजा था। तो डायनामाइट आपको पता है, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज की थी। इसका सही आंसर है अल्फ्रेड नोबल। अगला क्वेश्चन है, रक्त के कैंसर को क्या कहा जाता है। तो ब्लड कैंसर जो होता है आपका, इसको एक और नाम दिया जाता है। तो इसका दूसरा नाम जो है ब्लड कैंसर का ल्यूकेमिया बोला जाता है। WBC में कुछ
विकार उत्पन्न होने की वजह से होता है। WBC का नाम ल्यूकोसाइट होता है। और ब्लड कैंसर का ही दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकेमिया। ठीक है, याद रखना इसको। ऑयल ऑफ विट्रॉल, विट्रॉल का तेल किसे कहा जाता है? तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके 10 क्वेश्चन। इसके अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? इनमें से कौन सा बैक्टीरियल डिसीज नहीं है? तो बैक्टीरियल डिसीज आपका टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, डिप्थेरिया भी होता है और प्लेग भी होता है। अस्थमा एक संक्रमण रोग होता है जो फैलता है, लंग्स फेफड़ों में सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेम ऑफ मलेरिया पैरासाइट, जो मलेरिया परजीवी होते हैं उसका नाम क्या है? तो मलेरिया आपका एक परजीवी होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम परजीवी के माध्यम से मलेरिया फैलता है और इसको कैरियर जो होता है, ले जाने वाला होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, वो मच्छर होता है। इस परजीवी को यहाँ से यहाँ तक दूसरे इंसान में ले जाने वाला काम मच्छर करता है और परजीवी का नाम क्या होता है? प्लाज्मोडियम। याद रखना। मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया प्लीहा या इंग्लिश बोले तो स्प्लीन को प्रभावित करता है। ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी और मलेरिया के बारे में इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। एक प्लाज्मोडियम नामक परजीवी और प्लीहा को प्रभावित करता है और किस मच्छर से फैलता है? एनोफिलीज मादा मच्छर से फैलता है। ठीक है, अगला है मिनिमम वैल्यू ऑफ जी। जी की मिनिमम वैल्यू क्या है? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जी जो आपका है वो अगर अर्थ के सेंटर यहाँ पे रहेंगे तो कम रहता है और यहाँ से जैसे आप ध्रुव की तरफ जाते जाएंगे तो इसकी जी का मान बढ़ता जाता है। तो जी का मान ध्रुव पर, पोल पर सबसे ज़्यादा होता है, इक्वेटर पर सबसे कम होता है। तो सही आंसर जो होगा आपका ए होगा। ठीक है, तो ये लगभग हमने 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए यहाँ पे और यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चंस थे।